नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश की एक तस्वीर से। इस तस्वीर में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाते नजर आए। वहीं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब सीधे सैन्य टकराव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के भीतर कई ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बंगाल दौरा चुनावी गर्मी को और बढ़ा गया। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ और अचानक से क्रेडिट लेने वालों की लाइन लग गई। अब पाकिस्तान ने खुलेआम चीन को धन्यवाद देकर ये साफ कर दिया है कि सीज फायर से ज्यादा जरूरी उसके लिए ये बताना है कि उसका बड़ा भाई कौन है। और आखिर में बांग्लादेश में एक के बाद एक अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, जो सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या बांग्लादेश में सच में अल्पसंख्यकों का रहना इतना मुश्किल हो गया है। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, कहा मादुरो और उनकी पत्नी अब हमारे कब्जे में। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चीन ने 4 दिन पहले कहा था हमने भारत पाक टकराव में मध्यस्थता की। पाकिस्तान में 7 इमरान समर्थकों को आजीवन कारावास, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और आर्मी अफसर भी शामिल। पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन हिंसा भड़काई थी। यमन में सऊदी अरब का हवाई हमला, 20 की हुई मौत। सरकार अलगाववादी गुट में जंग छिड़ी, सेना ने मिलिट्री बेस को कब्जे से छुड़ाया। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी सांसद मौसम नूर कांग्रेस में लौटी, मालदा से लड़ सकती हैं चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश के एक कार्यक्रम के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाते नजर आए। बस इसके बाद सवालों की लाइन लग गई और सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके कोच से हाथ तक नहीं मिलाया तो फिर विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों किया। भारत की तरफ से शुरुआत में इस पर कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान में इस तस्वीर को बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया गया। जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हर देश को अपने पड़ोसियों के साथ रहना पड़ता है। कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं और कुछ मुश्किल। दुर्भाग्य से भारत के पड़ोस में ऐसे देश भी हैं जो लगातार परेशानी पैदा करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और इस मामले में किसी बाहरी दबाव या सलाह को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत साफ और सख्त बात कही। जयशंकर ने कहा कि अगर कोई पड़ोसी देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम जो जरूरी होगा वही करेंगे। आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम आपके साथ पानी साझा करें और आप हमारे देश में आतंकवाद फैलाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये फैसला सिर्फ भारत करेगा। भारत अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेगा, ये भी भारत ही तय करेगा। कोई भी देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा भारत वही करेगा। हालांकि उन्होंने अपने पूरे बयान में कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात रखी उससे साफ हो गया कि निशाना किस पर है। पूरी दुनिया जानती है कि कौन सा देश आतंकवाद को राज्य की नीति की तरह इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही एस जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन पहले ही बांग्लादेश में थे। वो वहां पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे। उन्होंने कहा कि भारत का नजरिया साफ है। अगर कोई पड़ोसी देश आपके लिए अच्छा है या कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाता तो भारत ऐसे देशों में निवेश करता है, मदद करता है और हर तरह का सहयोग करता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और हालात सीधे सैन्य टकराव की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के भीतर कई ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में वेनेजुएला की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका कैरिबियन क्षेत्र में लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब सीधे सैन्य टकराव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के भीतर कई ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इन हमलों में वेनेजुएला की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब बीते कई महीनों से अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ाई है।
अमेरिकी नौसेना का शक्तिशाली विमान वाहक पोत यूएसए जेराल्ड आर फोर्ड और कई युद्धपोत पहले से ही इस इलाके में तैनात हैं। अमेरिका ने हाल के हफ्तों में वेनेजुएला के 2 तेल टैंकर जब्त किए और 30 से अधिक नावों पर घातक हमले किए हैं, जिनके बारे में वॉशिंगटन का दावा है कि वो ड्रग्स की तस्करी में शामिल थीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि उन डॉक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया जहां से ड्रग्स से भरी नावों को रवाना किया जाता था। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी और आतंकी संगठनों से जुड़े गिरोहों के साथ काम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Thank you, everybody. हालांकि मादुरो इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्रिसमस ईव पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये स्पष्ट करने से इनकार कर दिया था कि अमेरिका का अंतिम लक्ष्य क्या है, लेकिन चेतावनी जरूर दी थी कि अगर मादुरो सख्ती दिखाते रहे तो ये उनके लिए आखिरी बार होगा। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस सप्ताह बयान दिया कि वो ड्रग तस्करी, तेल और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों पर अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। मादुरो ने कहा कि अमेरिका जहां चाहे जब चाहे बातचीत कर सकता है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि टकराव बातचीत की मेज तक पहुंचेगा या युद्ध की आग और भड़क जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे ने सियासी हलचल और बढ़ा दी। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बीजेपी का लक्ष्य इस बार बंगाल में 2/3 बहुमत हासिल करना है और चुनाव की कमान उन्होंने खुद संभाल ली है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को 5 अहम मुद्दों पर चुनाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इनमें घुसपैठ पर रोक, विकास के साथ सुनार बांग्ला का निर्माण, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना, जनता को बदलाव का भरोसा दिलाना और बीजेपी सरकार बनने पर मजबूत कानून व्यवस्था का वादा शामिल है। बीजेपी इस बार बंगाल को केवल राज्य की लड़ाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की साख की लड़ाई मान रही है। अमित शाह ने साफ कहा है कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन फैला है और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने ये भी तय किया कि बंगाल में बीजेपी को जीत के लिए हर संसाधन और रणनीति का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि टीएमसी भी पीछे नहीं है। ममता बनर्जी ने पलटवार किया और सक्रियता दिखाई। इस बीच हुमायूं कबीर की नई पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक के संभावित बंटवारे से चुनावी समीकरण और जटिल हो सकते हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला बंगाल की राजनीति को और भी दिलचस्प बना रहा है। अमित शाह का दौरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और 5 मंत्रों की रणनीति ये दिखाते हैं कि बीजेपी बंगाल में जमीनी और इमोशनल मुद्दों पर वोटरों तक पहुंचना चाहती है। उनका लक्ष्य ममता के गढ़ में सेंध लगाना और जनता में बदलाव की लहर पैदा करना है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति में सफल होगी और ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचा पाएंगी? आने वाला चुनाव बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्या हुआ, क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। पहले अमेरिका ने कहा कि सीज फायर उसने करवाया, अब पाकिस्तान बोल रहा है कि इसमें चीन की बड़ी भूमिका रही। यानी लड़ाई भारत पाकिस्तान की, गोलियां सीमा पर चली, लेकिन श्रेय वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक बांटा जा रहा है। पाकिस्तान ने खुले तौर पर चीन का धन्यवाद करके ये साफ कर दिया कि उसके लिए सीज फायर से ज्यादा अहम ये दिखाना है कि उसका बड़ा भाई कौन है। संदेश साफ है, भारत से बात बने या न बने, लेकिन दुनिया को ये जरूर दिखाना है कि पाकिस्तान अकेला खड़ा नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ और अचानक से क्रेडिट लेने वालों की लाइन लग गई। पहले अमेरिका बोला हमने रुकवाया, अब पाकिस्तान कह रहा है नहीं ये तो चीन की देन थी। मतलब लड़ाई भारत पाकिस्तान की, गोलियां बॉर्डर पर चली, नुकसान पाकिस्तान का हुआ और मेडल बांटे जा रहे हैं वॉशिंगटन से बीजिंग तक। The leadership of China, I understand, was in constant touch with the leadership of Pakistan and had made certain contacts with Indian leadership as well as with Indian leadership in those 3-4 days in May, 6th to 10th, and maybe prior to that and after that. So I think those contacts which were characterized by a very positive diplomatic exchanges
they do constitute bringing down temperatures, trying to bring peace and security in the region. So I'm sure that the Chinese characterization of mediation is correct. पाकिस्तान ने खुलेआम चीन को धन्यवाद देकर ये साफ कर दिया कि सीज फायर से ज्यादा जरूरी उसके लिए ये बताना है कि उसका बड़ा भाई कौन है। संदेश सीधा है, भारत से बात हो या ना हो, लेकिन दुनिया को ये जरूर दिखाना है कि पाकिस्तान अकेले नहीं है। इधर भारत पहले ही कह चुका है कि सीज फायर किसी तीसरे की मेहरबानी से नहीं हुई, बल्कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बातचीत का नतीजा था। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये हजम नहीं हो रही है। उसे लगता है कि अगर सीज फायर का श्रेय भारत पाकिस्तान को मिल गया तो उसकी डिप्लोमेसी फीकी पड़ जाएगी। अब हालत यह है कि पाकिस्तान शांति से ज्यादा श्रेय की राजनीति में जुटा है और चीन वो मुस्कुराते हुए बस इतना कह रहा है कि जब मौका मिले क्रेडिट लेने में देर नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर सीज फायर तो हो गया, लेकिन क्रेडिट वार अभी भी जारी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां अल्पसंख्यकों के लिए हालात बेहद असुरक्षित हो चुके हैं और क्या उनकी जान की हिफाजत करने वाला कोई है भी या नहीं। दीपू चंद्रदास के भीड़ द्वारा की गई निर्मम हत्या के बाद अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक खुलेआम एक हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या करने का दावा करता दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि मामला हबीगंज जिले के बनियाचौक पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है और कई मानवाधिकार संगठन इसे लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक हबीगंज के बनियाचौक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो खोजी पत्रकार और लेखक शाहिदुल हसन खोजन ने एक्स पर शेयर किया। वीडियो में एक युवक जो खुद को हबीगंज जिले का छात्र नेता बताता है, पुलिस को धमकी देते हुए कहता है कि जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान उसने बनियाचौक पुलिस स्टेशन में आग लगाई और हिंदू सब इंस्पेक्टर संतोष भाबू को आग के हवाले कर दिया। दरअसल ये घटना अगस्त 2024 की है, जब राजनीतिक तनाव चरम पर था और तत्कालीन पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के कुछ घंटे पहले इलाके में हिंसा भड़क गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो उस रात भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें कुछ लोग मारे गए, लेकिन ये हिंसा वहीं नहीं रुकी। करीब 2:30 बजे रात को भीड़ वापस लौटी और सेना की मौजूदगी में बाकी पुलिसकर्मियों को जान देने के बदले सब इंस्पेक्टर संतोष भाबू को सौंप दिया। उन्हें बेरहमी से पीट कर मार दिया गया। आपको बता दें, हबीगंज जिले में हिंदू आबादी लगभग 16% है। वहीं अब इस बयान ने 5 अगस्त 2024 को हुई उस भयावह घटना को फिर एक बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। बता दें, भीड़ ने संतोष भाबू को पीट कर उसकी जान ले ली। ये घटना राजनीतिक तनाव के बीच हुई थी और इससे वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मानवाधिकार समूहों और आम जनता ने सोशल मीडिया पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग तेज कर दी है। छात्र नेता का ये दावे वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक और ऐसा ही मामला पिछली साल देखने को मिला था, जब 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्रदास की भीड़ ने जान ले ली थी। यही नहीं, उनके शव को पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया गया। ये हमला कथित रूप से ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी के आरोपों पर भड़की हुई भीड़ ने किया था। हालांकि जब जांच की गई तो कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने सच में ऐसी कोई धार्मिक टिप्पणी की थी। इन दोनों घटनाओं, हबीगंज मामला और दीपू चंद्रदास की लिंचिंग ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, न्याय प्रणाली की जवाबदेही और सोशल टॉलरेंस के बारे में भी गंभीर चिंताएं खड़ी की हैं। वहीं अब बांग्लादेश की सरकार की क्षमता और उसकी नीतियों के खिलाफ भी आलोचनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो आज के बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।